बाजार बोलता है एफआईएस डीआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईएस की कल की फिगर अगेन देख लेते हैं कि किस तरह की देखने के लिए मिली है ऑन द सेल साइड, और डीआईएस की फिगर कितनी बाय साइड पर मिली है। एफआईएस तो रुक नहीं रहे हैं, 5462 करोड़ रुपए की सेलिंग कल भी, और डीआईएस भी रुक नहीं रहे हैं, 3712 करोड़ की बाइंग। अब यही देखना होगा कि डीआईएस का एक फ्लो कब तक रहता है। अगर थोड़ा भी स्लो पड़ा तो मामला फंस जाएगा, और वहीं अगर एफआईएस का मामला थोड़ा सा यहाँ से टर्न हुआ तो भी मामला सुधर जाएगा। फिर दोनों ही जगह टर्न अराउंड है। अब रिस्क रिवॉर्ड बराबर हो चुका है इस पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल क्यूज़ देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट कल किस तरह से रहे और एशियन मार्केट्स की आज कैसी शुरुआत है। तो अमेरिकन मार्केट्स तो अच्छे ही चलेंगे। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप जब उनके देश के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उनके मार्केट तो अच्छे चल रहे थे। हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिकन क्यूज़ देखना आजकल एशियन इंडिसेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो चल ही रहे हैं। 400 पॉइंट बढ़ा, शंघाई में करीब 0.25%, हैंगसेंग में करीब 2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। चाइना ने कल और परसों में अपने स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए काफ़ी कुछ मेजर्स लिए, उसका इम्पैक्ट हम लगातार 2-3 दिन से देख रहे हैं। निकाई में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, हालांकि फ्लैट है लेकिन नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं जापान में। बैंक ऑफ जापान ने 0.25% से बढ़ाकर इंटरेस्ट रेट 0.5% कर दिया। कोस्पी में ग्रीन मार्क बना हुआ करीब 0.5% का। देख लेते हैं आज के शेयर कौन से हैं जो शेयर बने हुए हैं। देख लेते हैं कि कौन से शेयर हैं जो कि आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनमें देखें तो CGSL करीब 9% बढ़ा हुआ है। ज्योति स्ट्रक्चर एक ऑर्डर मिला है, करीब 7.5% ऊपर है। जिंदल वर्ल्ड 6% ऊपर है। किफिन टेक रिजल्ट्स 6%। इम्पैक्ट और रेमंड में करीब 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स हैं, जिन काउंटर्स पर आज प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो उनमें साइंट करीब 18% नीचे आफ्टर रिजल्ट्स। तेजस नेटवर्क करीब 9% नीचे। सेंचिन में करीब 7%। पेटीएम में कुछ खबरें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट 6% देखने के लिए मिल रहा है। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर रिजल्ट्स यहाँ पर भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कुछ एक ग्लोबल क्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, मार्केट को हिला सकते हैं या कुछ एक सेक्टर को हिला सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्यू यही है कि हम जो डोनाल्ड ट्रंप पर आने की बात कर रहे थे कि वो कच्चे तेल की कीमतों को घटते हुए देखना चाहते हैं, उन्होंने कल ये बोल भी दिया। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बोला कि हम सऊदी से बात करेंगे कि कच्चे तेल की कीमत घटाई जाए। और उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एकदम से गिरती हुई भी दिखाई दी। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं, अगर क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गिर जाती हैं तो ये इंडियन मार्केट के लिए कितना अच्छा होगा और ख़ासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कितना अच्छा होगा? ओवरऑल यस, अगर 65-70 के बीच में भी अगर मार्केट क्रूड को अज्यूम करता है पोस्ट द डायलॉग्स ऑफ ट्रम्प, दैट इज गुड फॉर इंडिया। एंड ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली एक इफेक्ट अपने इन्फ्लेशन में भी आता है। बट अभी भी आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिविटी वो ओएमसी कंपनीज को ही रहेगा, बिकॉज दे आर स्टिल एट ए गुड जीआरएम मार्जिन। जैसे कि हमने बीपीसीएल में देखा और एचपीसीएल के कल रिजल्ट भी देखे, तो दे आर एंजॉइंग दैट मार्जिन, तो वो मार्जिन और बढ़ जाएंगे, विजिबिलिटी मिल जाती है। तो आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव फॉर द मार्केट। बट टाइम भी वो जो इफेक्ट आना है क्रूड पे, इट इज टेकिंग ओन टाइम। कल शायद बोला तो 1-2% का वीकनेसेस आया है, बट अभी लॉट ऑफ नो डाउनसाइड इज वेटिंग फॉर अस। तो 65-70 के रेंज में अगर क्रूड आता है तो आई थिंक अर्निंग्स ऑफ ओएमसीज विल एटलीस्ट गो बाय 20% इन द ईपीएसएस। तो मुझे लगता है कि वो इफेक्ट आना बाकी है अभी। जी सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप ने केवल क्रूड ऑयल की ही बात नहीं की, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कर दी है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें भी घटाई जाएं, और उन्होंने कहा कि फेड तो तुरंत ब्याज दरें घटाए। अब फेड की पॉलिसी भी आ रही है सर 29 जनवरी को, तो 29 जनवरी को पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ जाएंगी अमेरिका में। और आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी दी जिसमें कि 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। हालांकि जापान के अपने कंसर्न है, क्योंकि वो तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनारियो से अब पॉजिटिव में आए हैं और उनके अभी भी इंटरेस्ट रेट 0.5% पर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका ये स्टेटमेंट है कि फेड को हम बोलेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट घटाएं। कैसे देखें सर कि ये स्टेटमेंट और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आई थिंक ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड ही था कि जिस तरीके से ट्रम्प आने के बाद जो टैरिफ के जो हाइक्स के जो डायलॉग्स मारेगा, तो आई थिंक उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट खुद के इन्फ्लेशन के लिए आएंगे। तो अगर ये इन्फ्लेशन और टैरिफ को अगर बीच का रास्ता निकालना है तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेगा फेड के इंटरेस्ट रेट कट से। तो आई थिंक जैसे लास्ट टाइम इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये क्या दो इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे यूएस मार्केट्स में, तो आई थिंक दैट विल बी एटलीस्ट, ये फरवरी में मुझे डाउट है, बट आई थिंक
बाय मार्च और अप्रैल वहां पे शायद उनको कट देना चाहिए। ये आज की मैं बोलूंगा फेड को कि ये सब करने के लिए, बट आई थिंक दे विल टेक देयर ओन चांस। उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होते हैं उसके अंदर देख के वो चांस लेंगे। बट यस ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल ईयर में दो कट्स तो आएंगे ही, एंड दे आर आल्सो वाचिंग, फेड इज आल्सो वाचिंग हाउ ट्रम्प इज गोइंग टू हैव दैट टैरिफ वाले जो वॉर है वो कैसे उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडिंग होगा ये। जी, एक और जो सर खबर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम कनाडा मैक्सिको पर तो 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब वो डेट भी मेंशन कर रहे हैं अपनी कुछ बातों में कि 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी को हमारे यहाँ पर बजट होगा, हम बजट में बिजी होंगे, वहाँ पर वो टैरिफ लगाने पर बिजी होंगे। अब सर मार्केट में किस तरह से पोजीशनिंग करनी चाहिए? जो लोग बजट को लेकर थोड़े से अपने अंदर अपने को पॉजिटिव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं की बजट आएगा तो शायद कुछ मार्केट टर्न अराउंड होगा, और वहाँ पर वो दूसरी बातें कर रहे हैं, तो क्या टर्न अराउंड वाले लोगों को बैक सीट पर रहना चाहिए या फ्रंट पे आकर खेलना चाहिए? सर मेरे हिसाब से बैक सीट पे ही रहना चाहिए। दे हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस बिग इवेंट्स, लेट द डस्ट गेट सेटल। मुझे लगता है कि जो यूएस में जो अनाउंसमेंट्स होंगे और जो टैरिफ लगना चालू करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर परसेंटेज, चाइना में कितना लगेगा, मैक्सिको, कनाडा एंड इवन आई डोंट नो ब्रिक्स के ऊपर भी कुछ बोल देंगे तो वो भी इफेक्ट इंडियन मार्केट में आ सकता है। और बजट ऑब्वियसली इट्स अ बिग इवेंट फॉर अस, नॉट बिकॉज कि ये बहुत इंडस्ट्री के लिए फोकस करेगा, बट हाउ दे आर गोइंग टू फोकस कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसे आ सकता है इंडिया में, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, प्लस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए जाएंगे, शायद टैक्सेस में कुछ बदलाव लेके आएंगे, नए सेक्टर्स को कुछ फंडिंग मिलेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 15 to 20% अगर ग्रोथ करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग इवेंट फॉर द होल वर्ल्ड। और इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली डबल सॉर्ड है, यूएस का भी कुछ अनाउंसमेंट है और इंडिया में भी कुछ अनाउंसमेंट्स रहेंगे। तो यस इट्स अ वेरी बिग इवेंट। मेरे लिए साइडवे और कैश में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट गो ऑन टू एग्रेसिव ट्रेड्स। अब देखो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं बट उसके इफेक्ट्स प्राइस में नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि एक बार साइडवे होना चाहिए, लेट दिस बजट गो। और बजट के बाद भी अपना शायद इमीडिएट 1 वीक के बाद आरबीआई मीटिंग भी है, उसके बाद अपना जो फर्स्ट गवर्नर है उनका भी अपने को स्टैंड सुनना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 10th या 11th ऑफ फरवरी तक वी शुड बी स्टैंडिंग साइडवेज, मार्केट्स कहीं नहीं जाएंगे। आई थिंक वी विल बी सिमिलर टू दिस इफ वी डोंट गेट एनी शॉक फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट खबर इस समय जो मार्केट में फ्लोट हो रही है वो है पेटीएम को लेकर कि कंपनी ईडी के स्कैनर में आ रही है। ये एक लाइव मिंट के हवाले से खबर है जिसमें कि उन्होंने बताया कि चाइनीज़ क्रिप्टो करेंसी में के स्कैम में करीब 2200 करोड़ रुपए का जो स्कैम है उसमें पेटीएम का भी नाम आ रहा है। आज पेटीएम के काउंटर में एक साथ तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी, हालांकि अब काउंटर थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन करीब 6% से ज़्यादा की गिरावट थी, अब ये केवल 2% रह गई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मोतीलाल ओसवाल की जो फंड है उनकी भी 2.11% होल्डिंग है। सर कैसे देखें आजकल जब उनका कल्याण ज्वेलर के नाम साथ नाम जुड़ा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, अब पेटीएम के साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कैसे देखने से मोतीलाल ओसवाल को और पेटीएम के दोनों ही शेयरों को, इन दोनों को? पेटीएम आई थिंक जो रूमर्स था, आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दैट बिकॉज़ अभी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है उनसे, बट आई थिंक नंबर्स आर गेटिंग वीक। मुझे लगता है कि अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली पेटीएम जिस बिजनेस में है, हाई कंपटीशन बिजनेसेस है, तो मुझे लगता है कि इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, एंड सच काइंड ऑफ रूमर्स तो ऑब्वियसली ये मार्केट्स में आते रहेंगे। बट आई थिंक डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। मतलब मेरे हिसाब से जो 800 या 780 के आसपास जब भी स्टॉक आता है वहां से अच्छा बाउंस बैक भी आता है टेक्निकल बेसिस पे। व्हेन वी टॉक अबाउट मोतीलाल ओसवाल, ऑब्वियसली इट इज द फंड इज रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट। मुझे लगता है कि जब फंड अग्रेसिव ग्रो करता है, ये जो स्टॉक्स है कल्याण ज्वेलर्स हो या पेटीएम हो, इनमें से उनको पोटेंशियल अच्छा दिख रहा था, बट इस शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ तो ये जो इश्यूज राइज हुए हैं, तो दोज आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई इशू नहीं है। पेटीएम इज रियली गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म जो वोलेटिलिटी आई है बिकॉज ऑफ दिस रूमर, इट वुड बी ए कंसर्न। बट ऐसे कंसर्न्स आते रहेंगे बिकॉज दोज हर्डल्स विल ऑब्वियसली बी इन ए वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज। फॉर एग्जांपल जोमेटो देखो, फॉर एग्जांपल स्विगी देखो, रिसेंटली Q3 अर्निंग्स के बाद कितने धड़ाधड़ नीचे गिरे थे, बट अभी इमीडिएटली देखो फिर से रिकवर भी आना चालू कर दिए। तो मुझे लगता है कि हाई ग्रोथ सेक्टर्स में सच काइंड ऑफ रूमर्स विल ऑब्वियसली हर्ट द प्राइस एक्शंस, नॉट द फंडामेंटल्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है सर, कुछ एक रिजल्ट्स पर भी मैं फोकस करना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा कि मार्केट बंद होने के बाद HPCL के रिजल्ट्स आए थे, ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। सेल्स में करीब 1% का जंप और प्रॉफिट 257% का जंप होने YOY बेसिस, और QOQ बेसिस पर तो 142 करोड़ से बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट 2543 करोड़ रुपये आया। तो मतलब 20 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है प्रॉफिट।
लेकिन काउंटर पर रिएक्शन उस तरह का नहीं देखने के लिए मिला जिस तरह का प्रॉफिट और ये सारे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। सर कैसे देखें हिंद पेट्रो को? आई थिंक ओवरऑल स्टेबल ही है, दैट इज वेरी गुड फॉर अस। एटलीस्ट 5-10% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल वो तो उसमें देखा नहीं है, तो दैट इज वन गुड थिंग फॉर मी राइट नाउ। बट ओवरऑल ओएमसीज में पॉजिटिविटी अभी भी है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, विद रिस्पेक्ट टू देयर जीआरएम मार्जिन, विच इज वेरी पॉजिटिव। सो ओवरऑल उसको पॉजिटिव इंपैक्ट ही है। अगर स्टॉक ने ये रिजल्ट्स के बाद 5-10% नीचे नहीं आए, मतलब ऑब्वियसली मार्केट इज नो एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स व्हिच आर बीइंग वेरी स्ट्रांग। ऐसे मार्केट में अगर स्टॉक स्टेबल भी है तो इट इज अ वेरी गुड ट्रेंड फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ। तो एचपीसीएल को सर अभी क्या करें? आई थिंक होल्ड ही करना चाहिए, नथिंग टू वरी। आई थिंक डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। 350 355 तक मैक्सिमम डाउनसाइड है और टारगेट कैन बी वेरी मच नियर 400 फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एचपीसीएल यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह। रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं, लेकिन कंपनी में उतना तेज रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिला। सर रिएक्शन आजकल मिल भी नहीं रहा इजीली। इंडस टावर यहाँ पर नतीजे देख लेते हैं एक बार कि किस तरह के नतीजे इसके देखने के लिए मिले। इंडस टावर में रेवेन्यू तो करीब 5% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में एक अच्छा जंप था, लेकिन बात यह है कि सर इसमें एक जो जंप था वो एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से था। सर कैसे देखें, क्योंकि काउंटर तो आज तेज है। सर व्हेनेवर रिजल्ट्स में एक्सेप्शनल आइटम आते हैं उसको निकाल के ही देखना चाहिए। दे हैव सम नो रिकवरीज और फ्रॉम दी नो टेलीकॉम प्लेयर्स दैट हैड मेड दैट रिजल्ट्स लुक्स वेरी गुड। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो रिपीट तो होने वाला नहीं है अगले क्वार्टर में, तो ओवरऑल फ्लैट और न्यूट्रल नंबर्स हैं। बट यस, रिकवरी इज फास्ट, दैट इज गुड फॉर अस, गुड फॉर द कंपनी। आई थिंक बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होगा आगे जाके। ओवरऑल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट रिजल्ट्स में जो रिएक्शन आते हैं ऑब्वियसली इट्स ए 1 डे और 2 डे रिएक्शन, one should ignore and be as an investor in the stock. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्फेसिस सर, इस काउंटर पर काफ़ी दर्शक फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पर, और चूंकि आईटी शेयरों में अच्छी रैली देखने के लिए मिल रही है। इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स तो फ्लैट है और उम्मीद से थोड़े कम भी हैं। रेवेन्यू में केवल 0.7% और नेट प्रॉफिट में 1.1% का जंप देखने के लिए मिला। एबिट ग्रोथ भी बिल्कुल फ्लैट थी, मार्जिन्स भी लगभग फ्लैट थे, तो सब कुछ लगभग फ्लैट ही था सर। और काउंटर पर रिएक्शन भी देख लेते हैं आज कि किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि उम्मीद कम थी तो इसलिए काउंटर 3.5% नीचे आ रहा है। सर क्या करें? सर ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे ही हैं, ज्यादा खराब नहीं है जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। इट वाज एक्सपेक्टिंग वेरी बिलो स्ट्रीट एस्टिमेशन नंबर्स। बट मुझे लगता है कि जो नंबर्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसमें एक चीज देखा है हमने कि ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी थोड़े से स्लिप हुए हैं, तो दैट इज स्मॉल कंसर्न। बट ऑब्वियसली ओवरऑल इंडस्ट्री में ये एबिटा मार्जिन थोड़े अंडर प्रेशर है ही है। बट गाइडेंस में भी आई थिंक वेरी स्ट्रांग है, स्टेबल रहेगा स्टॉक। आई थिंक एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू कीप ऑन होल्डिंग एंड स्टॉक एंड अक्यूमुलेट बिलो, मतलब एज पर द ट्रेंड। ठीक है, अगला काउंटर सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेशर में आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में भी था। और बैंक के जो नतीजे हैं, एनआईआई तो 3% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट करीब 64% गिरा है। 300 करोड़ से घट के 109 करोड़ रुपए प्रॉफिट रह गया। और ग्रॉस एनपीए भी बढ़े हैं थोड़े से, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 2.52 से बढ़कर 2.682 है। नेट एनपीए फ्लैट है। तो कैसे देखें सर रिजल्ट्स को, क्योंकि काउंटर तो काफ़ी समय से पिट रहा है, इसके 3-4 क्वार्टर हो गए आई थिंक। ये जो पूरे फाइनेंशियल ईयर रहा है FY25, इसमें तीनों ही क्वार्टर इसके ख़राब रहे हैं। और फर्स्ट क्वार्टर के बाद इन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई थी, उसके बाद काउंटर और पिटा, और उसके बाद जब दूसरा क्वार्टर आया तो और पिटा, अब तीसरा क्वार्टर आया तो अब और पिटा है। तो 55 रुपये का शेयर से 30-32 रुपये आ गया। अभी और पिटाई बाकी है या अभी कुछ बचा है सर? आई थिंक वन शुड अवॉइड स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस। मैं शायद बहुत बार ये चैनल पे बता चुका हूँ कि आई एम नॉट बुलिश ऑन दीज स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, बिकॉज जिस तरीके से बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, HDFC, नो SBI, दे आर इन ट्रबल, और जो PSU बैंक्स है इवन दे आर इन ट्रबल। तो आई डोंट नो हाउ ए स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस विल सर्वाइव इन दिस ट्रेजर्ड इंडस्ट्री, हाई कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए। 30-32 रुपए भी आपको आजकल मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये 20 के नीचे भी आ सकता है आगे जाके, जिस तरीके से ये नंबर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रीट एस्टिमेट से। तो ओवरऑल एक एग्जिट कॉल ही है मेरे लिए। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स कोई भी प्राइस पे लिया हुआ तो टाइम बिंग एग्जिट करना चाहिए। गो फॉर बेटर स्टॉक्स लाइक फेडरल बैंक हो या ICICI बैंक हो, इस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो प्राइवेट बैंक और बड़े बैंक में ही फर्स्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो ओवरऑल आई एम नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आज दो इंपॉर्टेंट नतीजे होंगे सर, एक रियल एस्टेट की दिग्गज, एक मेटल की दिग्गज। डीएलएफ और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे रहेंगे। और डीएलएफ के नतीजों पर मैं पहले बात करूंगा, क्योंकि 12% सेल्स में ग्रोथ की उम्मीद है, प्रॉफिट में करीब 22.5% की ग्रोथ की उम्मीद है। कैसे देख रहे हैं सर डीएलएफ को? आई थिंक हम अपने को कंपेयर करना चाहिए ओबरॉय और अदर रियल एस्टेट कंपनीज के रिजल्ट्स देख के। वहां पे भी ग्रोथ तो अच्छे थे, बट जो मंथ ऑन मंथ सेल्स थे उनके प्रोजेक्ट वाइज सेल्स वो वीकर थे। तो मुझे लगता है कि वीक एक्सपेक्टेड ही है मेरे हिसाब से। द स्टॉक शुड एक्चुअली रिएक्ट नेगेटिव मोर। 10-12% टॉप लाइन ग्रोथ में मुझे डाउट लग रहा है। आई थिंक इट कैन बी हायर सिंगल डिजिट नो ग्रोथ इन देयर टॉप लाइन एज वेल एज वेरी नॉमिनल ग्रोथ इन देयर एबिटा मार्जिन्स। बट आई एम सरप्राइज्ड टू सी इवन अगर मार्जिन्स शुड गो इन द नेगेटिव ट्रेंड। Overall, stock will react negative. I think another 5 to 10% downside मुझे DLF में लग रहा है अभी। तो one should go short on the stock considering the all other real estate companies के results देख के। But overall एक इंडस्ट्री डेटा पे देखा है मैंने कि जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो दो 3-5 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से सेल्स बहुत कम हो चुके हैं कंसिडरिंग DLF, ओबरॉय, प्रेस्टीज। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी नेगेटिव। आपने कल देखा भी होगा तो शायद रियल एस्टेट सेक्टर इंडेक्स वाज डाउन बाय 4 to 5%, so it is reflecting already in the sector. जेएसडब्ल्यू स्टील सर, यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे, सेल्स तो फ्लैट एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्रॉफिट में 64% की गिरावट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। सर क्या होगा जेएसडब्ल्यू स्टील का? I think प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। द नंबर्स विल बी इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मोमेंटम बहुत लिमिटेड है। अपसाइड ऑलरेडी कैप हो चुका है। तो आई थिंक एनी इन्वेस्टर शुड बुक देयर प्रॉफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो प्रॉफिट में है अभी। एंड टाइम बीइंग वेट एंड वॉच फॉर गुड लेवल्स टू बाय बैक अगेन। ओवरऑल मेटल सेक्टर्स में मुझे लगता है कि टाटा स्टील लुक्स गुड अदर देन जेएसडब्ल्यू स्टील। तो अगर शिफ्ट करना ही है आपको तो टाटा स्टील में करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक काउंटर हैं जो कि आज नतीजे भी पेश कर रहे हैं और इन पर सर की राय भी आ चुकी है। सर इस समय आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं? सर मुझे अभी टाइमिंग तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में ही फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज कल उसके रिजल्ट्स हैं। तो आई थिंक इस तरीके से कोटक ने सरप्राइज किया था मार्केट के लिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आईसीआईसीआई बैंक टू अगेन सरप्राइज विद देयर निम मार्जिन्स एज वेल एज देयर ग्रोथ इन देयर क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में। तो फर्स्ट स्टॉक वुड बी आईसीआईसीआई बैंक एंड सेकंड आई थिंक टाटा पावर पे मैं फोकस कर रहा हूँ। आई थिंक अगेन डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, तो आई थिंक एक अकुमुलेशन जोन में आ चुका है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज वेल एज मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स टाटा पावर पे फोकस करना चाहिए यहाँ पे बाय करने के लिए। तो these are the two stocks which are tracking. ठीक है, तो टाटा पावर और दूसरा जो सर ने ICICI बताया बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का, ये दो काउंटर हैं जहां पर कि सर बुलिश है। सर आपको एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे लगे थे? क्योंकि काउंटर बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है, जहां पर रिजल्ट आए थे वहां से थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हुआ, फिर उसके बाद वहीं पर सेटल हो गया 1660 की रेंज पर। क्या लग रहा है? As per my readings, I think market expectation बहुत खराब ही था। They were expecting a bad numbers in terms of growth in their NPA also, which was very much minimal growth था, ज़्यादा कुछ खराब नहीं थी बैंक्स में। तो आई थिंक रिएक्शन भी अपने बहुत खराब नहीं लगा। तो आई थिंक द स्टॉक इज ऑलमोस्ट नियर बॉटम। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि यही स्टॉक है जो परफॉर्म करेगा। मुझे लगता है कि 10 से 15% मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में आना चाहिए अगले 6 मंथ्स के अंदर। सो आई थिंक आई एम वेरी मच पॉजिटिव। द नंबर्स फॉर अबव स्ट्रीट एस्टिमेशंस, दैट इज वन पॉजिटिव वन शुड टेक अवे। ठीक है।